तो फाइनल दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो के लिए आप सभी के बहुत से कमेंट आते हैं, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जी हाँ, तो फाइनली कक्षा 11वीं का जो कृषि विज्ञान का जो पेपर होने वाला, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले आपका जो PCMB का आपका जो पेपर है, आपका कौन सा PCMB का आपका जो मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, एलिमेंट्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो होने वाला, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वैसे क्वेश्चन तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में तक बने रहेगा। और यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको जो पशुपालन पेपर के लिए जो क्वेश्चन बताए थे, वही के वही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप इन क्वेश्चनों को नोट कीजिए। पर पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि पल्लवन का सिद्धांत किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो पल्लवन का जो नियम है, किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने के लिए, किसी वस्तु के किसी द्रव में तैरने के लिए वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होना चाहिए अथवा उसके बराबर होना चाहिए। ये पल्लवन का सिद्धांत है, ठीक है, नोट करो। उसके बाद यहाँ पर आपको जो दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, साइफन की 2 सिद्धांत लिखिए। तो साइफन का जो पहला सिद्धांत है, साइफन तरल को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बिना पंप किए ऊपर की ओर बहाते हैं, और दूसरा ये केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, बाद में हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, मूल मात्रक क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है मूल मात्रक क्या है और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। ये 2 परिभाषा 100% पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पर तैयार करना है, वे मात्रक जो आपस में परिवर्तित नहीं किया जा सकते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या है, वे मात्रक जो आपस में परिवर्तित नहीं किया जा सकते मूल मात्रक कहलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लेना, दो लाइन की तो परिभाषा है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। वे मात्रक जो एक दूसरे को से स्वतंत्र नहीं होते तथा मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किससे उत्पन्न किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि व्युत्पन्न मात्रक खाली स्थान से उत्पन्न किए जाते हैं, तो मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, त्वरण हो गया आदि मूल क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, मूल मात्रक क्या होते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखे। ये क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसे 6 स्टार भी दे सकते हो, 7 स्टार भी दे सकते हो, कितने भी स्टार दे दो, आपके पेपर में 100% इस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या है, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि एसआई पद्धति में कितने मात्रक होते हैं, एसआई पद्धति में खालिस्तान मूल मात्रक होते हैं। तो आपको बताना है कि एसआई पद्धति में कितने होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अभी याद करना, ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका जो मूल मात्रक, जैसे कि लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का जो मूल मात्रक होता है मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब इनके संकेत क्या है, जैसे कि मीटर का संकेत एम, किलोग्राम का कीजे केजी, सेकंड का स्मॉल एस, केल्विन का कैपिटल के, एम्पियर का कैपिटल ए, कैंडला का सीडी, मोल का मोल। ठीक है, तो ये 100% आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कीजिएगा। अब ये हो सकता है कि पूरे आपको पूछे कि लंबा जो एसआई पद्धति की जो 7 मूल मात्रक है वो बताइए, या आपको कोई 3 मात्रक दे देगा, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय दे दिया और पूछे इसका मूल मात्रक और संकेत लिखिए, या यूं कहे कि लास्ट के 3 दे दिए, या इन 7 में से कोई 3 देकर आपको बोलेगा इनका मात्रक बताओ और उनका क्या है संकेत बताओ। तो ये वाला क्वेश्चन से 100% आपकी एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन देखने का मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो 100% मिलेगा ही, साथ में आपको ये 2 नंबर का अभी मतलब यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे तैयार कर लो, 2 अंक पक्के है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, मापन के मात्रकों की कितनी 3 विशेषताएं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है, अभी अपने पास ज्यादा समय नहीं कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व की परिभाषा सूत्र सहित लिखे। यहाँ पर मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ वो तो पढ़ना ही है, लेकिन जिस क्वेश्चन में ज्यादा जोर दे रहा हूँ और
जो मैं बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तैयार करना ही है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने मात्रक बताया, कौन सा, मूल मात्रक। अब ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन या तो यूँ पूछता है कि घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व की परिभाषा सूत्र सहित लिखे, या यूँ भी पूछ सकता है कि घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व में अंतर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर घनत्व एवं अपेक्षित घनत्व की यहाँ पर परिभाषा के साथ उसके सूत्र दिए गए। जैसे घनत्व किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, जैसे कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। और अपेक्षित घनत्व की परिभाषा क्या है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। तो आप इसका यहाँ पर पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी का घनत्व। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आपको यहाँ पर साइफन की 2 शर्तें लिखिए। साइफन का सिद्धांत मैं पहले बता चुका हूँ। आज साइफन की 2 शर्तें 2 नंबर में पूछ सकता है, तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है, साइफन वायु दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि साइफन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वायु दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जिस बर्तन में द्रव से निकालना है उसमें द्रव का तल दूसरे बर्तन के तल से ऊंचा होना चाहिए। यदि दोनों बर्तनों में द्रव का तल समान है तो साइफन कार्य नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 9, पल्लवन का सिद्धांत पहले ही बता चुका हूँ, और पल्लवन का नियम क्या होता है ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद प्रश्न 10, जैसे कि अभी मैंने आपको घनत्व अपेक्षित घनत्व का जो सूत्र और परिभाषा बताई थी, वैसे ही मैंने आपको कहा था कि घनत्व अपेक्षित घनत्व में अंतर आपको पूछ सकता है, तो इसका अंतर आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही सरल है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। किसी पदार्थ के, अभी यहाँ पर परिभाषा ये तो मैंने पढ़ के बता दी थी, एक घनत्व का मात्रक होता है और अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। बस यही इतना रखना है कि घनत्व का जो मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक होता है। अब फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। और फिर ये 3 और 4, मतलब यहाँ पर ऐसे तो 2 अंतर याद करोगे भी अच्छी बात है, 2 और कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर साधारण बैरोमीटर तथा 14 बैरोमीटर में अंतर याद करना है। यहाँ पर 5 अंतर बता रहा हूँ, उसमें से जो 2 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो दूसरा अध्याय है घर्षण, तो सबसे पहले घर्षण बल की परिभाषा आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है घर्षण बल की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक चलती वस्तु दूसरी पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तथा दोनों वस्तु के संपर्क में तलों के बीच गति विरोधी बल होता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, चरम घर्षण सीमांत को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर सीमांत घर्षण बल की परिभाषा पूछा है, तो ये सीमांत घर्षण बल की परिभाषा पूछा है। ठीक है, सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो नोट कर लो। उसके बाद जो प्रश्न 3 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा। घर्षण के दैनिक जीवन में कोई 3 उपयोग 3 नंबर में पूछेगा। तो पहला, पैरों तथा जमीन के मध्य घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर चल पाते, जो हम पृथ्वी पर चल पाते वो घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, घर्षण के कारण ही हम भोजन को चबा पाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, घर्षण के कारण ब्रेक लगाकर वाहनों को रोक पाते हैं। बहुत ही सरल 3 उपयोग है और बहुत ही अच्छे तरह से क्या है, पृथ्वी पर चल पा रहे घर्षण के कारण, भोजन चबा पा रहे घर्षण के कारण, ब्रेक जो वाहन आप भगा के ले जाते हो ब्रेक लगा रहे वाहन के घर्षण के कारण। ठीक है, मोटरसाइकिल जो चलाई होगी ना, मोटरसाइकिल को आप ब्रेक लगा कर, तो ब्रेक लगा कर वाहन को रोक किसके कारण, घर्षण के कारण। ठीक है, आप पेपर देने जाओगे बाइक लेके, ठीक है, ब्रेक लगाओगे वो घर्षण के कारण। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 4 क्या है, घर्षण से होने वाली कोई 2 या 4 हानियां, तो आपको 4 हानियां याद रखना है। तो घर्षण से होने वाली 4 हानि कौन कौन सी है, घर्षण के कारण मशीन के जो कल पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं, घर्षण के कारण मशीन के घूमने वाले भाग गर्म हो जाते हैं, घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम हो जाती है, और घर्षण मशीन की गति को कम करता है, जिससे अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। ठीक है, पांचवा क्या, घर्षण कम करने के प्रमुख उपाय लिखे। तो यहाँ पर घर्षण के कम, मतलब घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं उसके उपाय बताए गए थे, जैसे कि सतहों को चिकना बनाकर, स्नेह के जैसे ग्रीस तेल आदि का प्रयोग करके, बॉल बेरिंग का प्रयोग करके सर्पी घर्षण को लुटनी घर्षण में बदला। तो यहाँ पर 4 बताया जा रहा है, नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, घर्षण बढ़ाने के 4 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर बताया गया, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 7वां क्या है, स्थितिक घर्षण, गतिक घर्षण, विसर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा, ये कोई भी 2 तो जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आपको तैयार करना है ये। उसके बाद सर्पी घर्षण तथा बेलन घर्षण में 4 अंतर लिखिए। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। सर्पी घर्षण, बेलन घर्षण या लोटनी घर्षण में आपको अंतर पूछ सकता है। तो जैसे कि सर्पी घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकती है तो दोनों वस्तु, तो आप पढ़ लीजिएगा। अभी मैं पढ़ने लग जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 17 चैप्टर आपको बताना है। ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अध्याय 3 आपका है, अध्याय 3 सरल यंत्र। उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, सरल मशीन के प्रकार के नाम और कोई नाम लिखे, कोई 4।
तो सरल मशीन की परिभाषा क्या होती है? मशीन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा उसके किसी एक बिंदु पर कार्य करने वाला बल लगाकर उसका प्रभाव किसी दूसरे बिंदु पर दूसरी दिशा में पैदा करके कुछ कार्य किया जाता है। सरल मशीन 6 प्रकार की होती है। उत्तोलक, जिसे लीवर भी कहते हैं, नट समतल, पेंच, पचड़, घिरनी और पहिया या दूरी। ठीक है, तो नोट करो। उसके बाद आपको यहाँ पर यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात तथा मशीन की दक्षता की परिभाषा देना है। ठीक है, सूत्र भी साथ में याद करना है। तो यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, वेग अनुपात भी बताया गया है और दक्षता की भी परिभाषा दी गई है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तोलक की परिभाषा लिखिए तथा उत्तोलक के प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो जरूर तैयार कीजिएगा। उत्तोलक यहाँ किसी भी आकृति के सुदृढ़ छड़ होती है जो इस स्थिति किसी एक बिंदु के पार घूम सकती है। इस बिंदु को आलम कहते हैं। इसके प्रकार देखिए, प्रथम वर्ग का उत्तोलक, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक और क्या है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक। यहाँ पर जो उदाहरण है उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। जैसे तराजू हो गया, कैंची, शीशा, ढेकली, ब्लास, भौतिक तुला और सरोता, हाथ की गाड़ी, हाथ की ठेला गाड़ी, नाव की पतवार आदि। चिमटा, मानवीय भुजा का अग्रभाग। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, जैसे कि चिमटा, उसे पूछा जा सकता है कि चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है, तो ये तृतीय वर्ग का। या यूं पूछे कि सरोता द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। पूछ सकता है कि कैंची या शीशा या भौतिक तुला किसके, तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक। तो आपको इनको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका चित्र भी दिया गया है, प्रथम वर्ग उत्तोलक, द्वितीय वर्ग उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। ठीक है, याद कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे स्थिर घिरनी तथा चलनशील घिरनी में आपको अंतर याद करना है। कितने? 4 अंतर याद करना है। तो फटाफट आप यहाँ पर अंतर देख लीजिए फटाफट इनका। जैसे स्थिर घिरना, इसका जो घुटका स्थिर होता है, इसका घुटका स्थिर नहीं रहता, एक दूसरे के विपरीत ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, इसमें यांत्रिक लाभ 1 स्थिर घिरनी से दुगना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि इसका जो वेग अनुपात होता है 1 होता है, इसका वेग अनुपात का मान 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कभी। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आने वाले, जिसमें एक 4 नंबर का होगा और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण स्मॉल जी में अंतर याद करना है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर याद करना है। 5 अंतर जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दीर्घ उत्तर का जो 4 नंबर का क्वेश्चन इसी से आपको इस चैप्टर से पूछेगा। तो कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में अंतर याद जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको सरल आवर्त की परिभाषा एवं विशेषता बताना है। तो सरल आवर्त की परिभाषा और विशेषता यहाँ पर बताई गई है, तो ये भी आपको तैयार करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाना है। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पर समझाया गया है, जैसे कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल होता है। तो आपको यहाँ पर जो इसका सूत्र है वो निगमित करना पड़ेगा। तो ये पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ी मेहनत तो एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करना है, मतलब गुरुत्वीय नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप भाग नहीं सकते कि सर ये हमसे मैथ्स नहीं जम रहा, कहीं नहीं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, याद करोगे तो याद हो जाएगा। समझो, रटो, कुछ भी करो, लेकिन क्वेश्चन तैयार करो। ठीक है, अब मैं यही बोल सकता हूँ आपसे। ठीक है, समझाऊंगा मैं पेपर अर्धवार्षिक के पेपर बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आप किस प्रकार तैयार कर सकते हो। अभी ज़्यादा समय नहीं कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ। अगर समझाने बैठूंगा तो आधे घंटे में एक ही क्वेश्चन आपको बता पाऊंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है? ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, क्यों? अब यहाँ पर आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन या यूँ पूछे, ऑब्जेक्टिव मैंने कहा था ना कि इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो याद रखिएगा, पूछ भी सकता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव तो मैंने तैयार करा दिया, अब क्यों होता है उसका कारण आप समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप पूरा व्यंजक याद करोगे, समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल जी होता है वो जो क्या कह सकते हैं इसको, त्रिज्या के व्युत्क्रम, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानु, जो ध्रुव की जो त्रिज्या होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो जो त्रिज्या है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, दूरी कम होगी, मतलब यथा यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जहाँ आर का मान कम होगा वहाँ जी अधिक होगा, इसलिए ध्रुवों पर जो त्रिज्या का मान कम होने से वहाँ का जी का मान अधिक होगा। जो ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है तो इसलिए वहाँ पर स्मॉल जी का मान अधिक होता है। ठीक है, समझिए। अब इसे पूरा आप लिख कर अच्छे से याद करोगे। उसके बाद तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नों को संक्षिप्त में समझाइए। सरल आवर्त किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, और प्रभावीकारी लंबाई क्या होती है, आपको ये समझाना है। 2 नंबर के मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की सतह के ऊपर जी के मान में परिवर्तन की गणितीय विधि से समझाए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है,
गहराई में जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपका जो पांचवा चैप्टर है ऊष्मा, हीट, उसमें जो पहला क्वेश्चन तय करना है, ताप किसे कहते हैं, ऊष्मा, कैलोरी, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, इन क्वेश्चनों का आपको तैयार करना है। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर परिभाषा दी गई है, इसमें से आपको यहाँ पर तैयार करना है कि ताप किसे कहते हैं, ऊष्मा किसे कहते हैं, कैलोरी किसे कहते हैं, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा का यहाँ पर सब फटाफट आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें विकिरण के 4 गुण आपको तैयार कर लेना है, और ऑब्जेक्ट में पूछा था कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का ये यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, 8 होगा, यहाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 है, ये 0 नहीं है। ठीक है, क्या 8। ठीक है, नोट करो। उसके बाद उष्मा संचरण की विधियाँ कौन कौन सी, तो उष्मा संचरण की जो विधियाँ है, पहली चालन, संवहन, विकिरण, आपको इन विधियों को याद करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या है, तापमापन के विभिन्न पैमानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर तापमापन के मुख्य पैमाने सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रिगमर पैमाना, केल्विन पैमाना, ये याद करना है। प्रश्न नंबर 5 ऊष्माधारिता की परिभाषा आपको याद करना है। ऊष्माधारिता की परिभाषा आपको यहाँ पर फटाफट पढ़ लीजिए। ठीक है, संरचना है, इसमें आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे तैयार जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हो, इसका महत्व लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु क्रमांक से क्या समझते हो, इसका महत्व लिखिए। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या अथवा परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो आप सभी ने परमाणु देखा होगा, परमाणु में एक नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक, जिसमें क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटॉनों की संख्या अथवा परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6, अर्थात कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन अथवा परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके पिछले आपका जो वार्षिक का जो पेपर हुआ था, उसमें 2024 का आपका जो वार्षिक का जो पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। अगर इसके महत्व की बात करें तो परमाणु क्रमांक से तत्व की पहचान होती है, क्योंकि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, परमाणु क्रमांक से परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाती है, और तीसरा परमाणु क्रमांक से तत्व के हल्के एवं भारी होने का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर आप फटाफट कमेंट करके बताओ कि जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कोई 5 बिंदु लिखिए। क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आपको कोई 5 बिंदु तैयार करना है। तो जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बताया कि इस चैप्टर से आपको जो दीर्घ उत्तर का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे अच्छा आप यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करते जाइए, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताते जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इसके आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर गुण है और ये छठवां। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, कैथोड के किरणों के 5 गुण। अब यहाँ पर मैं आपको कैथोड और एनोड किरणों के 5 गुण बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कल आपकी एग्जाम में पूछे कि कैथोड किरणें और एनोड किरणों में अंतर लिखिए, तो आप इनके अगर आपको गुण पता होगा तो अंतर तो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अंतर किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच अंतर किस प्रकार किया जाता है, किन्हीं 2 वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार, उनके गुण के आधार पर अंतर करते हो। तो अगर आपको कैथोड किरणों एनोड किरणों का अगर गुण पता होगा तो आप इसमें अंतर आराम से लिख सकते हो। तो कैथोड किरणों का गुण, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, कैथोड किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करता है, और जो कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग कितना होता है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था। ठीक है, तीसरा क्या, ये किरणें कैथोड पृष्ठ से लंब दिशा में चलती है। ये किरणें अपने पथ में रखे हुए क्षेपीय पहिए में यांत्रिक गति उत्पन्न कर सकती है। और पांचवा क्या, ये किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बता रहा हूँ, आपको जो 5 अच्छी लगे वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एनोड किरणों के 5 गुण, जैसे कि अभी मैंने कैथोड किरणें बताई थी, अभी ये एनोड किरणें, अगर आप इन दोनों को गुणों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप इनका जो अंतर है, अगर आपको कैथोड किरणों एनोड किरणों में अंतर पूछे तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किरणें छिद्रित कैथोड पृष्ठ से लंब दिशा में निकलती है। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर भी ये 7 है। ठीक है, मैं आपको फटाफट सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद आपको प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में कोई 5 प्रमुख अंतर बताना है। तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन में अंतर बताना है, तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में यहाँ पर अंतर दिया गया। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इनके पहले प्रतीक है प्रोटॉन का प्रतीक P है, इलेक्ट्रॉन का E, न्यूट्रॉन का N। और जो इनके आवेश की बात करें, विद्युत आवेश के, तो प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, और जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता है। और इनके मान भी दिए गए हैं। उसके बाद द्रव्यमान तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनके जो आविष्कार करता है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा, जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर क्या है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करो, ठीक है। उसके बाद आपका जो 7वां चैप्टर है, क्या है 7वां चैप्टर, रासायनिक बंधन एवं आयनिक सिद्धांत। तो यहाँ पर मैंने आपको 6वें चैप्टर में जितने क्वेश्चन बताए उन्हें सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर आपका जो अध्याय 7 है, रासायनिक बंधन एवं आयनिक बंधन सिद्धांत, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, परमाणु और आयन में अंतर लिखिए कोई 4, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है परमाणु एवं आयन में अंतर। अब यहाँ पर अगर आप परमाणु और आयन में अंतर याद कर लेते हो, मतलब आपको परमाणु की जो विशेषता है वो भी याद हो जाएगी और आयन की विशेषताएं भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद विद्युत संयोजन एवं सहसंयोजक यौगिक में अंतर लिखिए, तो ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है। अंतर वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है। विद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में यहाँ पर अंतर बताया गया है। कितने यहाँ पर मैं कितने 7-8 अंतर बता रहा हूँ, तो आपको 4-5 अच्छे लगे वो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सरल है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर विद्युत संयोजक बंध एवं सहसंयोजक बंध में अंतर याद करना है, नोट करो फटाफट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आयनिक सिद्धांत के मुख्य बिंदु बताइए, तो यहाँ पर बताया गया, आप नोट करो। उसके बाद यहाँ पर वही है, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। बफर विलयन की परिभाषा एवं 3 गुण लिखिए। तो बफर विलयन क्या होता है, ऐसे विलयन जिनमें अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने से उनका पीएच मान अपरिवर्तित रहता है, बफर विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयनों की अम्लीयता या क्षारीयता अपरिवर्तित रहती है। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम एसिटेट का मिश्रण, ठीक है। इनके गुण की बात करें तो इनका फप्तमान निश्चित होता है। दूसरा, बफर का अधिक समय तक स्थिर रखने पर या इनको तनक करने पर इनका मान पीएच मान अपरिवर्तित रहता है। और तीसरा, बफर विलयन में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को अल्प मात्रा में मिलाने पर विलयन के पीएच मान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, ठीक है। एक उदाहरण मैंने आपको ये बताया, एक उदाहरण आप यहाँ पर फटाफट बफर विलयन का एक उदाहरण आप यहाँ पर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बफर विलयन का महत्व क्या है, तो बफर विलयन का महत्व यहाँ पर बताया गया है, नोट कर लो, फटाफट नोट करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आयनन को प्रभाव करने वाले, आयनन को प्रभावित या आयनन प्रभाव डालने वाले 4 कारणों को समझाइए। तो यहाँ पर आप पहला देख सकते हो तनुकरण, दूसरा ताप, तीसरा विद्युत अपघट्य की प्रकृति, चौथा विलायक की प्रकृति, 5वां अन्य आयनों की उपस्थिति, नोट करो। उसके बाद आपका जो अध्याय 8 क्या है, कोलाइट्स। तो कोलाइट में जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा। तो हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, तो हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है। यह हार्डी-सुलजे का नियम क्या है, आयनों की जो स्कंदन शक्ति है वो आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मृदा कोलाइट से क्या समझते हो, तो मृदा के 1 माइक्रोन या 0.001 मिलीमीटर से छोटे कण को मृदा कोलाइट कहते हैं, ठीक है। ह्यूमस क्या है, ठीक है। पौधे तथा जंतु के जो अवशेष विच्छेदन से बना कोलाइडी पदार्थ ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद वास्तविक विलयन को समझाए, तो वास्तविक विलयन क्या होता है, यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। वो विलयन जो समांगी होता है एवं विलय तथा विलय के कणों का कर 10 की पावर 7 से 10 की पावर 10 सेंटीमीटर होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है। उदाहरण चीनी का जल में विलयन, ठीक है। वास्तविक विलयन कोलाइडी विलयन में कोई 5 अंतर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नोट कर लो। उसके बाद द्रव स्नेही तथा द्रव विधि कोलाइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, नोट करो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर समझाने बैठूंगा तो एक ही क्वेश्चन के बीच आपका आधा घंटा चले जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें तैयार करो, ठीक है। कोलाइड रसायन के कोई 4 उपयोग आपको बताना है, तो यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि औषधियों में, जल के शोधन में, धुएं के अवक्षेपण में, नदियों का डेल्टा बनाने में, साबुन से कपड़े साफ करने में, तो याद कर सकते हो। टिप्पणी लिखिए, ब्राउनी गति एवं गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या, ठीक है। तो आप इसे नोट करो फटाफट, ये ब्राउनी गति का यहाँ पर बताया गया है।
जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रुपए से क्लास पर जाकर इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। आपको कुछ भी परेशानी हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम जरूर कीजिएगा। आपको उसका जो आपकी जो भी परेशानी उसका जो समाधान है हमारे टेलीग्राम पर तो आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आपको कुछ समस्या है तो उसका जो समाधान है हमारे इंस्टाग्राम रुपए से क्लास के माध्यम से कराया जाएगा। तो आप आकर अपने भाई को मैसेज कर सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम पर आते हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पीडीएफ होते हैं, फोटोज होती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल रुपए से क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसे जरूर कर लीजिएगा। और आपको डेली क्यूज के माध्यम से इंस्टाग्राम पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है। तो आप रुपए से क्लास इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय हिंद।